एक गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई रमेश और छोटा सुरेश। रमेश का घर परिवार भरा पूरा था। उसकी पत्नी सुनीता और परी नाम की बेटी और एक छोटा सा बेटा राहुल था, जो अभी अभी कुछ महीने पहले ही हुआ था। छोटा भाई सुरेश और उसकी पत्नी सीमा, उनके पास अभी कोई बच्चे नहीं थे। क्यों आवाज कर रही इतना? ठीक से झाड़ू पोछा करना भी नहीं आता, ना ही बच्चे संभालना आता है। अंदर से बड़ी बहू बाहर आती है। इसे क्या बच्चे संभालना आएगा माँ जी? मेरे बेटे को रुला दिया ना। अरे भाभी जी, इसमें मेरी क्या गलती है? राहुल थोड़ा पक्षियों की आवाज से डर गया होगा। मुझसे जुबान मत लड़ा कलमुही। तेरी तो कोई संतान नहीं है, मेरे को शांति लेने देती नहीं। अरे बेटा रहने दो, इसको ज्यादा बोलोगी तो मुंह फुलाकर बैठ जाएगी। न बच्चे दिए न खुशी दी मेरे बेटे को। किस्मत ही खराब है उसकी। जा उधर जा, जाकर काम कर। यहाँ राहुल सो रहा है। जी माँ जी। ऐसा बोलकर सीमा बेचारी घर के पिछले वाले हिस्से में झाड़ू लगाने चली गई। सारा दिन काम करती, घर के काम, खेत के काम और गाय का दूध निकालना, दूध देने घर घर जाना और रात को जाकर सबके लिए खाना भी बनाना। लेकिन फिर भी बेचारी सीमा के घर में कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। सीमा रोते रोते झाड़ू का काम करके पक्षियों को दाना दे रही होती है। दाने की झाड़ को एक तरफ रखकर वह खेत के औजार लेकर खेत की ओर निकल जाती है। हे भगवान, अगर इन 5 सालों में मेरी गोद नहीं भरी तो इसमें मेरी क्या गलती है? यह तो आपकी मर्जी से हो रहा है ना। शीतल अपने खेतों में काम कर रही होती है। खेतों में कुछ खुदाई कर रही थी। गर्मी बहुत है और पसीने से भीगी हुई थक चुकी थी। शाम को घर वापस आती है। घर के दोनों पुरुष भी घर में ही होते हैं। अरे सीमा, क्या कर रही हो? आज गाय को धोया नहीं? अभी करती हूँ। वह गाय दोहन करने लगती है। इधर रमेश अपनी पत्नी से जाकर कहता है, जरा सुनो, आज रात को खाने में बैगन का भरता और बाजरे की रोटी बनाना। बाजरे की रोटी मुझे नहीं आती, सीमा को बोल दो। वैसे भी पूरे दिन बैठे रहती है। सीमा, आज तुम्हें बाजरे की रोटी बनाना है। जल्दी काम करके आओ, दोनों भाई को काम पर जाना है। सुनो सुरेश, आज रात को हमें खेत में ही रहना होगा। सुना है सुअर नए लगे बीजों को खा जाते हैं, खेत खुदाई कर देते हैं, हमारा नुकसान हो जाएगा। ठीक है भैया, वैसे भी हमें शाम को बीज बोने हैं, तो वहीं पर खटिया लगाकर सोएंगे। कुछ दिनों के लिए वहीं पर रहना पड़ेगा, ताकि जब फसल लग जाए तो पंछियों और जानवरों की कोई परेशानी ना रहे। ठीक है भैया, मैं बैलगाड़ी में हमारे लिए 2 चारपाई और बाकी का सामान रख देता हूँ। अब तक सीमा ने दूध निकाल लिया था और एक बड़े बर्तन में रखकर वह उसे अपने सर पर ले लेती है और जाने लगती है। तभी सुरेश बोलता है, अरे रुको जरा सीमा, मुझे भी थोड़ा काम है मार्केट से, दोनों साथ चलते हैं। दोनों पति पत्नी एक साथ जाने लगते हैं। दोनों को साथ जाते देखकर तभी बड़ी बहू सुनीता अपने पति और सास से कहती है, देखा, आप दोनों ने, सुरेश ही उसे बिगाड़ रहा है। सही कहती हो बड़ी बहू। एक तो वह कल मोही है और ऊपर से उसने सर पर चढ़ा रखा है। अरे क्यों इतना बकवास करती रहती हो तुम दोनों? मेरे भाई को कोई काम होगा तभी तो उसने साथ जाने की बात की। तुम जाओ और बैगन सेकने रख दो। सुरेश और सीमा दोनों साथ चल रहे होते हैं। तभी सुरेश सीमा के हाथ से दूध का बर्तन ले लेता है और कहता है, अरे सॉरी, माँ और भाभी की बातों को मन में मत लेना। हाँ? अरे तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? आज सवेरे भी वह तुम्हें ताना मार रहे थे ना? जी। तुम उन्हें जवाब क्यों नहीं देती? क्या बोले? उन्हें खुद समझ नहीं आता। मुझे दुख होता है, तुम्हें ऐसे देखकर सारी गलती मेरी है। मैं ही खामोखा वह कसम खाई थी कि जब तक हमारा खुद का घर और ढेर सारे पैसे नहीं हो जाते, हमें बच्चे नहीं करने हैं। और माँ भाभी को लगता है कि मैं कल मुही हूँ, मेरे साथ कोई पनौती है। अब नहीं सीमा, मैं अब माँ भाभी को सारी बात बता दूंगा। नहीं नहीं, आपको मेरी कसम ऐसा मत करना। मैं नहीं चाहती वह आपको कुछ बोले। इस तरह दोनों बातें करते करते हुए सारे घरों में दूध देकर वापस आते हैं। इतनी देर कहाँ लगा दी तुम दोनों ने? मुझे भूख भी लगी है। सुरेश, तुझे पता नहीं चलता कि माँ से अब रसोई का काम नहीं हो सकता।
और सुनीता से बाजरे की रोटी बनती नहीं। भैया आप चिंता ना करें, मैं जल्दी से जाकर आपके लिए खाना बना देती हूँ। जल्दी करो, वैसे भी तुम्हारा इस घर में और कोई काम नहीं है। मेरे भाई की जिंदगी तो खराब कर ही दी है तुमने। भैया जरा जवान संभालिए, ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं आप? मेरे से जवान लड़ाता है। तेरी पत्नी से थोड़ा काम तो होता नहीं, उसमें तुझे उसकी मदद करनी पड़ती है। सीमा रोती हुई चूल्हा जलाती है। सुरेश गुस्से में वहीं आंगन में बैठ जाता है और कुत्ते उसके पास आते हैं, उसको रिझाने लगते हैं। तुम बेजुबान हो, लेकिन तुम्हें इतना प्यार है हमसे। और एक मेरी माँ और मेरा भाई है। भाभी की बातें में आकर हमें दुखी करते हैं। उसी वक्त सुरेश की भतीजी उसके पास आती है। चाचा, आपको बुरा लगा पापा की बात का? हाँ बेटा, लगता तो है, लेकिन मैं जानता हूँ भाई भाभी के आने के बाद बदल गए हैं और माँ भी सीमा को प्यार नहीं करती। चाचा, आपके जाने के बाद दादी और मम्मी पापा को भड़का रही थी। हाँ बेटा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं इतने गुस्से में हूँ। सीमा, पहली रोटी मोती के लिए बना दो, बेचारा सवेरे से भूखा है। हाँ रोटी तो बन गई है, ले जाओ। खाना बनते ही सब कोई खाना पर बैठ जाते हैं और सुरेश सबसे पहले अपना खाना खत्म करके खटिया लेकर जाता है। भैया, आपको सच में लगता है हमारी संतान नहीं है तो सीमा के साथ ऐसा बर्ताव किया जाए? मुझसे बात मत कर, तू तो उसी का ही हो गया है। क्यों? जब से आई है सबसे गुस्से में बात करता है। इसी तरह दोनों भाई खाट पर लेटकर बातें कर रहे होते हैं। तभी पास के खेत वाला बुलाने आता है। चलो चलो रमेश भाई और सुरेश भाई, सुअर आए हैं, उन्हें भगाने जाना है। दोनों भाई जल्दी से उठकर खेत की तरफ भागते हैं। दोनों भाई मिलकर सुअर को भगा रहे होते हैं। तभी सुरेश को एक सांप जाकर काट लेता है। भैया भैया, मुझे सांप ने काट लिया है, बहुत दर्द हो रहा है भैया। इतना कहते ही सुरेश बेहोश हो जाता है। तभी रमेश दौड़कर आता है और उसे उठाकर घर ले जाता है और तुरंत ही डॉक्टर आते हैं। फिर डॉक्टर सुरेश के पांव में अच्छे से विश्व निकालकर उसमें पट्टी लगा देते हैं। सीमा उसके पास बैठी रो रही होती है। सांप जहरीला था, लेकिन समय पर आ जाने से अब इसकी जान बच गई। लेकिन क्या डॉक्टर साहब? कुछ दिनों के लिए इसका लकवा हो गया है। इसके पांव को अभी तो थोड़ा आराम करना पड़ेगा और धीरे धीरे ठीक होगा ये। मैं कितना बदनसीब हूं ना सीमा। अरे ऐसे मत कहो, अच्छा हुआ जान बच गई, वरना फिर हमारा क्या होता? कभी सोचा है तुमने? सभी कोई वहां से चले जाते हैं। फिर बोलो आपस में बात करते हैं। सारे सपनों पर पानी फिर गया सीमा। मुझे काम करके हमारे लिए कुछ करना था और अब क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या करूं? भैया को अकेले खेतों में जाना पड़ेगा। अब तो भाभी और भी गुस्से में रहेगी। लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह होती है और सीमा गाय के सारे काम करके दूध निकाल रही होती है। रमेश सुनीता के पास आता है और कहता है, चलो मुझे आज जल्दी से खाना पैक कर दो, मुझे खेतों में जाना है। ठीक है, अब तो आपको अकेले ही काम करना पड़ेगा। कैसी फूटी किस्मत है, ना पति काम का है ना पत्नी काम की है। इधर सुशीला अपने बेटे सुरेश के पास आती है। बेटा, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? अभी तो ठीक है माँ, लेकिन अभी मैं चल नहीं पा रहा हूँ। बेटा, अब तुम खतरे से बाहर हो तो मैं जरा अपने भाई के पास हो आती हूँ। तू सीमा को समझा देना कि सुनीता से कोई बहस ना करें और काम से काम रखें। वह बेचारी तो वैसे भी अधमरी हो गई है, क्या तुम देख नहीं सकती? चलो मैं चलती हूँ। बहू, जरा इधर आना। जी माँ जी, क्या हुआ? यहाँ सब ठीक तो है ना? अरे तुम नहीं, वह मेरी बड़ी बहू सुनीता। सुनीता दुखी हो जाती है पर इन सब चीजों को इग्नोर कर देती है। जी मम्मी जी, बोलिए। देखो, मैं जा रही हूँ अपने मायके 1 महीने के लिए। चलो तुम घर संभाल लेना और सबका ख्याल रखना। चलो सीमा, तुम बर्तन धो दो, मुझे और भी कोई काम है। क्या खड़ी होकर यहाँ कर रही हो? हाँ भाभी, मैं आती हूँ। सुनिए, आपको कुछ चाहिए तो मुझे आवाज लगाना। सीमा जाकर बर्तन धोने लगती है। हे ऊपर वाले, जल्दी से सुरेश की सेहत ठीक कर दो, मुझे उनकी यह हालत देखी नहीं जाती। हे भगवान, क्या कर रहे हो मेरी जिंदगी में? मुझे कुछ काम नहीं आ रहा। मेरे ही घर में मेरी पत्नी को नौकर की तरह रखा जा रहा है। उसको अच्छी जिंदगी देने वाला था
और आपने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। मुझे उसकी यह हालत देखी नहीं जाती। बर्तन हो गए भाभी जी, चलो मोती को खाना खिला देती हूँ। इधर सुनीता मन ही मन सोचती है, आज तो आने दो इनको। इन दोनों पति पत्नी को घर से निकलवाने की जरूरत है। सामने छोटा सा रूम है और पास में झोपड़ी भी है, वही इनको निकाल दूंगी और बाद में घर से निकलवा दूंगी। थोड़ी देर में रमेश आता है। आइए भैया, क्या हाल है? मेरा छोड़, तेरा हाल बता। बस भैया, चल रहा है, थोड़ा दर्द कम हुआ है। जल्दी ठीक हो जा भाई। तेरी वजह से मजबूरी देनी पड़ रही है, फिर भी मजदूर ठीक से काम नहीं करते। अरे रे, कितना नुकसान हो रहा है। एक तो पिछले साल भी फसल अच्छी नहीं हुई थी, ऊपर से सुरेश को भी सांप ने काट लिया, और अब यह मजदूरी। भाभी मजदूरी देने पड़ रही है क्योंकि मेरी मजबूरी है। बस बस, अब जल्दी से चलने फिरने लग जाओ, नहीं तो कितने दिनों तक ऐसे ही मजदूरी देते रहेंगे। या फिर सीमा को भेज देती हूँ। नहीं नहीं, वह मेरे साथ काम नहीं कर सकती। मैं कर लूंगी काम भैया। कल से जल्दी उठकर घर का सारा काम करके रख दूंगी और खेत में आपके साथ काम करूंगी। नहीं नहीं, मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत है। कुछ काम पड़ा तो। इसी तरह कई सारे दिन बीत गए। फसल लग चुकी थी। रमेश पानी दे रहा था, कुएं से सीधे खेत में जा रहा था। सुरेश सीमा का हाथ पकड़कर चलने लगा। अब तू कैसा है? भैया मैं ठीक हूँ। अब मैं आपके साथ 2-3 दिनों में आऊंगा और पानी देने में भी मदद करूंगा। सुनीता यह देखकर जल रही थी। अब इस बार भी फसल में पूरी मेहनत मेरे पति ने की और अंत में थोड़ा सा काम करके यह आधा हिस्सा ले जाएगी। ना बच्चे हैं और ना ही कोई भविष्य, लेकिन कमाई हमारे खाते हैं। उसी रात सुनीता ने रमेश को भड़काया। सुनो, कितने पैसे इस बार मजदूरी में गए? कम से कम 20,000। और सुरेश के इलाज में 30,000 रुपए। फसल में कितना फायदा होगा? अगर पिछले साल से अच्छा दाम मिला तो 3-4 लाख तो मिल ही जाएंगे। उसमें आपके भाई ने कोई मदद नहीं की ना उसकी पत्नी को काम करने दिया। सही है, लेकिन बेचारा खेतों के कामों में ही उसे सांप ने काट लिया था। जो भी हो, वह हमारे साथ रहकर खाना खाते हैं और खर्चा करवाते हैं, वह काफी है। उसको हिस्से में कुछ नहीं देना है। पागल हो गई हो क्या? याद है पापा ने मरते समय क्या बंटवारा किया था? यही कि इस घर में दोनों भाइयों को समान अधिकार मिलेगा और समान बंटवारा होगा। बंटवारा हुआ कहाँ है? मुनाफे में उसे भाग मिलता है और खर्चा हमें आता है। पैसे तो घर में ही रखते हैं ना, वह भी। लेकिन हमारे बच्चे हैं, भविष्य है और सगे संबंधियों को भी रखना है। ये दोनों घर के बड़े हिस्से को रोके रखते हैं। कल मेरे रिश्तेदार आएंगे, मैं क्या करूं? सालों से रिश्तेदार आते हैं, सब हो जाता है। नहीं, मुझे बंटवारा चाहिए, नहीं तो मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। आप नहीं समझेंगे? मैं समझता हूँ, लेकिन सीधे नहीं बोल सकता। सीमा और सुरेश दोनों दूसरे कमरे में सुन रहे थे और दुखी भी थे। फिर कुछ देर बाद कमरे में चारों बैठे। सुनो सुरेश, एक काम करो, इस बार की फसल में से तुम्हें 30% का हिस्सा दे देता हूँ। तुम्हारी भाभी चाहती है हम थोड़ा अलग रहे। लेकिन भाभी क्यों? ऐसा आप क्यों चाहती हैं? तुम तो चुप ही रहो, तुम ही हो इस घर को तोड़ने वाली। भैया अलग मतलब कहाँ रहेंगे हम? सामने वाले रूम में, वहां से तुम अपना देख लो। खाने पीने की चीज वहीं रख लेना। गाय को धोकर सीमा थोड़ा दूध तुम्हारे लिए रख लेगी और बाकी ग्राहक को दे आएगी। मम्मी क्या सोचेगी? कुछ नहीं, उनको पता है कि एक साथ रहना ठीक नहीं है। वह आएंगे तो कुछ महीने तुम्हारे साथ रहेंगे और कुछ महीने हमारे साथ। और भैया खेतों का क्या? उसका भी बंटवारा होगा। 10 बीघा जमीन है, 3 बीघा तुम्हारी और 7 बीघा हमारी। ऐसे कैसे बंटवारा कर रहे हो भैया? हाँ, 3 बीघा तुम्हारी और 7 बीघा हमारी रहेगी, क्योंकि तुम दोनों ठहरे दो और हमारा परिवार है, रिश्तेदार है, हमें ज्यादा हिस्सा लगेगा। ठीक है भैया, मैं कल से वहां चला जाता हूँ। और एक बात, खेतों में पानी देने के लिए एक ही कुआं है। दिन में 2 घंटे और रात में 2 घंटे तुम उसमें से पानी ले सकते हो। भैया पानी का बंटवारा भी कर रहे हो? हाँ, पानी का बंटवारा भी हम करेंगे, नहीं तो अपने हिस्से के जमीन में अपना कुआं खुदवा लो। सुरेश और सीमा एक दूसरे के सामने देखकर दुखी थे। रमेश और सुनीता उठकर चले जाते हैं। फिर सीमा और सुरेश रोते हुए सो जाते हैं और सोए सोए बोलते हैं, क्या हो गया हमारे जीवन में? रोती क्यों हो? क्यों हो?
नया अध्याय शुरू हुआ है। देखना 1 साल में क्या क्या होता है। दूसरे दिन एक गंदे रूप में छोटी जगह पर सीमा खाना बना रही है और मोती सुरेश के पास आता है। देखो, इस गूंगे जीव को भी पता है किसकी रोटी खानी चाहिए। ले मेरा बेटा खा ले। अब तुझे सुरेश के साथ खेत में जाना है सुअरों को भगाने के लिए। तभी वहां पर रमेश आता है और सुरेश से कहता है, यह ले तुम्हारे हिस्से के 40,000 रुपए। सिर्फ 40,000 रुपए। फसल तो हमारे बहुत ज्यादा के हुए हैं ना भैया। हाँ, खेतों के बीच मैंने एक पत्थर की कच्ची दीवार बनाई है तो उसमें खर्चा हो गया। मैं भी उसमें पैसे डाले हैं। अब अपना देख लो तुम। थोड़े दिनों के लिए सुरेश को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे चलने फिर आने में सहायता भी की। वह चलने लगा। सुनो, अब गर्मी आने वाली है। मैं नई फसल के बारे में जानकर आया हूँ। अब उसे उगाते हैं। मैं चलता हूँ सीमा। हाँ, आराम से काम करना और अपना ध्यान रखना। सुरेश दिन रात काम करता रहा, खेत को ठीक किया, बीज बोए और रात को सुरों से रक्षा भी की। सीमा घर में बैठकर उसका इंतजार करती, गाय धोती और उसका दूध लेकर सबको देने जाती। एक दिन, ठीक है, मैं जा रहा हूँ खेतों में पानी डालने के लिए। मैंने आज सुबह ही पानी देने के लिए एक जुगाड़ लगाया है। एक एक बाल्टी पानी से काफी सारा पानी वेस्ट हो रहा है। तो आप क्या करोगे? मैं पूरे खेत में रबड़ की पाइप लगा दी है और कुएं से उसमें पानी दे रहा हूँ ताकि अपनी जमीन में ना जाकर फसल में लगे और बर्बाद ना हो। सुरेश ने नई जुगाड़ निकाला। एक पुली साथ ले जाता और कुएं के साथ उसे अपने बचे पैसे से पाइपलाइन लगाता है। पानी की बाल्टी भर भर के उछालने लगा। लगातार 2 घंटे तक उसने ऐसा किया। इस बीच सुनीता ने उसे कई बार देखती है और मन ही मन कहती है, अकेले कितना काम कर रहा है और पानी कितना इस्तेमाल कर रहा है। सुनीता रात को अपने पति को बोलती है, बोलो अब क्या हुआ? सुरेश पानी बर्बाद कर रहा है, उसे बोल दो पूरे दिन में 1 ही घंटे पानी लेना। अगले दिन रमेश ने कुएं में एक पाइप लगा दिया और सुरेश को समझा दिया और सुरेश को पानी लेने से मना कर दिया। ठीक है भैया, आप जैसा कहें। तभी कुएं के अंदर से एक आवाज आई, अरे मूर्ख, ये तो देख अपने भाई के साथ छल कर रहा है। इंसान कितनी मतलबी बनता जा रहा है। चलो अब मैं ही इन्हें मजा चखाता हूँ। फिर 1 महीने बाद रमेश की फसल सड़ चुकी थी। सुरेश के खेतों में बहुत ही ज्यादा फसलें लग गई थीं। हे भगवान, मेरे खेतों में यह क्या हो गया? लगता है इसमें पानी ज्यादा चला गया है, जिस कारण फैसले सारे खराब हो गए हैं। ये सब तुम्हारे भाई ने किया होगा। नहीं, हमने पंप लगाया, वह हमारी गलती थी। सुरेश मार्केट जाता है अपनी अनाज को लेकर। अरे भाई वाह, क्या अनाज है, इसका दाम अच्छा मिलेगा। शाम हो जाती है। सुरेश घर आता है। सीमा, मुझे तो लगा था अनाज को बेचकर सिर्फ 1 लाख ही मिलेगा, मगर मेरी अनाज बहुत ही अच्छी थी, इसलिए मुझे उसकी दाम 2 लाख रुपए मिले हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सबसे पहले एक बोर और पंप लगाता हूँ। तभी उसकी माँ वहां पर आती है। बेटा कैसा है? मैं ठीक हूँ माँ, आप आ गई। हाँ बेटा, मैं आ गई हूँ। मैं सोची कि सुरेश का हाल समाचार पूछ लेती हूँ। तभी सीमा बोलती है, माँ जी, शाम का खाना इधर ही खा लेना। सीमा की सास कुछ नहीं बोलती और मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। इस तरह से करते करते 1 साल बीत गया। सुरेश ने खेत ले लिया। उसने उन सब खेतों में अच्छी सी से फसल उगाई और उसमें खूब सारे मेहनत की। धीरे धीरे वह गांव का बड़ा सेठ बन गया और उसकी पत्नी पेट से हो गई। उसने एक बड़ा सा घर ले लिया। सुनो, तुम्हारा भाई कितना तरक्की कर रहा है। चलो उसे एक साथ रहने को बोलो। काफी कुछ सीख गया है और बच्चों का भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो सुनीता। मैं अपने भाई के पास जाऊंगा। भाई क्या जादू है। भैया, समय खराब था, तब किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। आप और भाभी ने मुझे कैसी हालत में छोड़ दिया था। माफ कर दे भाई, चल अब साथ रहते हैं। भैया, सबसे खराब समय में मेरी पत्नी ही मेरे साथ थी। अब मैं उसे फिर से उसे दुख में नहीं ले जा सकता। आप ताऊजी बनने वाले हो। क्या खुशखबरी है भाई, उसको परिवार की जरूरत है। नहीं भाई, अब वह अकेले ही काफी है। उसने सीख लिया है, बहुत कुछ बड़ा सा होगा सही होने से पहले। भैया, सबसे खराब समय से गुजरना पड़ता है सबसे अच्छे समय का निर्माण के लिए। फिर तो सुनीता और उसकी सास सीमा के अच्छे दिनों से जलने लगे। उसके घर भी पालना लगा और छोटी पार्टी भी हुई। सुरेश गांव में 50 बीघा जमीन का मालिक बन गया और सबको अच्छी खेती करने सिखाने लगा। दूर से सास बहू यह देखकर कतराते